नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेजेंड टीचिंग में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के भाग 4 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या होता है और समास के कितने प्रकार होते हैं, और कोई भी अगर टेट के एग्जाम में समास के बारे में पूछता है तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, जिसको देख के आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार का समास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समास की। तो जानते हैं समास क्या होता है। जब भी दो शब्द आपस में मिलकर एक समस्त पद की रचना करते हैं तो उसे समास कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग शब्द हैं और वो एक साथ मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट पद बनाते हैं। ठीक है, जैसे राज जमा पुत्र। तो राज और पुत्र को जब जोड़ देते हैं तो राजपुत्र बन जाता है। और राज का अपना अलग मतलब होता है, पुत्र का अपना अलग मतलब होता है। जब दोनों मिलते हैं तो राजपुत्र, और राजपुत्र एक समस्त पद है, जिसे ऐसा पद जिसे देखने से ही पता चल जाता है कि इसका क्या एक सार्थक जो है अर्थ है। मतलब जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। तो आपको राजपुत्र देखने से ही पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या है, राजा का पुत्र। ठीक है, तो समास समझ आया कि दो अलग अलग शब्द मिलके एक कंप्लीट वर्ड बनाते हैं, या आप कह सकते हो समस्त पद बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं समास के भेद की। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। और पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई भी आपको शब्द दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस प्रकार का समास है। तो इनमें से जब आपको डिटेल इनकी पता होगी तो आप इनमें से छांट सकते हैं कि अच्छा ये वाला जो समास है वो इस प्रकार का है। तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात आती है अव्ययी भाव समास की। ये एक ऐसा समास होता है जिसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अव्यय के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अव्यय आपके अविकारी शब्द होते हैं, और ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम या किसी स्थान या किसी अन्य वजह से विकार उत्पन्न नहीं होता, यानी कि इनका रूप परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, अव्यय होगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो सकती है। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसमें उपसर्गों का प्रयोग आएगा, उपसर्ग देखने को मिलेंगे। उपसर्ग के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। जैसे आ जमा जीवन। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका आजीवन। तो यहाँ पर आ क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, यथा जमा शक्ति। तो यथा आपका क्या हुआ, उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर यानी कि पूर्व पद प्रधान है। यथा आप नहीं लगाएंगे यथा शक्ति में तो सिर्फ शक्ति रहेगा। यथा शक्ति का अपना अलग मीनिंग होता है, शक्ति का अलग होता है, जीवन का अलग मीनिंग होता है, आजीवन का अलग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूर्व पद है, फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पे आ यथा, अगर ये हमने नहीं लगाया तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो पूर्व पद है वो क्या है, प्रधान है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देख सकते हो आप, यहाँ पर उपसर्ग देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, भर पेट में भर जमा पेट। ठीक है, यानी कि पेट भर कर। हर रोज, अब इसका मतलब क्या हुआ, रोज रोज। रोज रोज में क्या है, रोज जो है 2 बार आया। तो हमने अभी पिछले देखा था इसके बारे में कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हर रोज यानी कि रोज रोज आ रहा है। तो देखने से क्या पता चल रहा है कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका अव्ययी भाव होगा। ऐसे ही रातों रात, रातों रात में, रातों रात, रात ही रात में, यहाँ पर भी बार बार आपकी आवृत्ति हो रही है एक ही शब्द की। ठीक है, रात शब्द की, तो ये भी अव्ययी भाव होगा। बेशक, शक के बिना, बेशक मतलब शक के बिना। तो बेशक जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ है, यहाँ पे भी पूर्व पद जो है प्रधान है। और निडर, निडर में भी पूर्व पद जो है वो प्रधान है आपका। ठीक है, और अब इससे पता चला कि आपका जो उपसर्ग है, उपसर्ग को देख के भी हम बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बार बार अगर आवृत्ति हो रही है तो उसको देख के भी हम बता सकते हैं। तो ये दोनों टेक्निक है देखने की कि ये अव्ययी भाव समास है। इतना समझ आया होगा आपको।
आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। तो इस समास का जो है उत्तर पद प्रधान होता है। पहले वाले अव्ययी भाव का क्या था, पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, और जो पूर्व पद होगा वो गौड़ होगा। अगर प्रधान नहीं होता तो दूसरी चीज जो रह जाती है उसको गौड़ कहते हैं। ठीक है, विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये तत्पुरुष समास जो है इसके भी आगे 6 भेद हैं। कारक आपने पढ़े होंगे, कारक में आपके सिलेबस में इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कारक जो आपके होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो पहला और आखिरी कारक छोड़ के बाकी के जो 6 हैं इनके हिसाब से तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा गया है। ठीक है, समझ आया आपको इतना? तो पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष, जैसे आपने कारक पढ़ते थे, कर्ता नहीं कर्म को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर को आएगा, है ना। तो जहां पर भी किसी शब्द को तोड़कर को आता है तो उसको हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास है ये। तो इतना डीप में पूछ भी सकता है, नहीं तो सिर्फ तत्पुरुष पूछेगा। तो तत्पुरुष भी पहचानने के यही तरीका है। तो जैसे आपका है गिरह कट, यानी कि गिरह को काटने वाला, तो को आया यहाँ पर देखिए। तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ, को आ गया। ठीक है, ये ऐसे आप इसको पहचाना जाता है। ऐसे करण तत्पुरुष है, करण में से आएगा। ठीक है, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, अब यहाँ पर से आया तो इससे आपने पहचाना कि ये करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान के लिए, ठीक है, तो जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए यहाँ पर आया, जहां पर के लिए आएगा वो संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान, अपादान से, या तो से आएगा यहाँ पर, या अलग, मतलब से मतलब किसी चीज को अगर किसी से अलग करते हैं वो वाला से। ठीक है, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, यानी कि देश से निकाल दिया, देश से अलग कर दिया, है ना, दूर कर दिया देश से। समझ आया? तो किसी चीज को जब किसी से दूर किया जाता है तो वहां पर आता है आपका अपादान तत्पुरुष। इसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध में का, के, की, ये सब देखने को मिलेगा आपको, किसी के साथ संबंध। ठीक है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, है ना, ऐसे ही। तो ये क्या है आपका संबंध तत्पुरुष है, यहाँ पर का, के, की, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अधिकरण तत्पुरुष में देखने को मिलेगा। ठीक है, अधिकरण में पर या पे ये शब्द आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये अधिकरण है। जैसे नगरवास, नगर में वास। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा आपका, में, पर या पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके हो गए तत्पुरुष समास के भेद। इतना समझ आया होगा आपको। आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, अगर मैंने थोड़ा स्पीड फास्ट कर दी है तो। और अपना नोटबुक लेके अपने नोट्स ही बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा समास है आपका कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो। अब हमने देखा था, सबसे पहले था अव्ययी भाव, उसमें पूर्व पद प्रधान था। दूसरा आपका तत्पुरुष था, उसमें उत्तर पद प्रधान था। कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है कि जो पूर्व पद है वो आपका विशेषण की तरह काम करेगा, और जो उत्तर पद है वो विशेष्य की तरह काम करेगा। विशेषण होता है ऐसा शब्द जो किसी की विशेषता बताए, यानी कि पूर्व पद में कुछ ऐसा लगा होगा, ऐसा शब्द होगा जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक है, और विशेष्य होता है विशेषण जिसकी विशेषता बताए, मतलब ये जो शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष्य है। तो उत्तर पद में क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। भव सागर, भव सागर का मतलब क्या है, संसार रूपी सागर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विशेषता क्या बताई जा रही है, संसार रूपी, है ना। तो संसार रूपी आप कह सकते हो भव, भव क्या है, विशेषता है, ऐसा शब्द है जो विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण हुआ। और सागर, सागर क्या है, विशेष है, क्योंकि सागर की विशेषता बताई जा रही है कि सागर है, कैसा सागर है, संसार रूपी सागर है।
ठीक है, समझ आया? तो यानी कि पहला पद जो है वो क्या हुआ, विशेषण, और जो दूसरा पद है वो क्या हुआ, विशेष्य। ऐसे ही अगला उदाहरण है घनश्याम। घनश्याम को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या पता चलता है, बादल जैसे काला। ठीक है, घन मतलब बादल, बादल की तरह, श्याम, श्याम मतलब काला, ऐसा काला जैसे बादल की तरह। तो यानी कि घन यहाँ पर क्या हुआ, विशेषण, और श्याम क्या हुआ, विशेष्य। ठीक है। नील कमल, तो नीला कमल, तो कमल क्या है, विशेष्य, कैसा कमल है, नीला, तो नीला क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आया आपको, यानी कि जो पहला पद है वो क्या होगा, विशेषण, और जो बाद का पद यानी कि उत्तर पद है वो क्या माना जाएगा, विशेष्य। इस तरह के समास की पहचान होती है, ये कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, समझ आया आपको इतना? आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान है। ठीक है, इनको आप देखते ही पहचान लेंगे। द्विगु समास में क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, संख्यावाचक, ऐसा विशेषण जो संख्या को दिखाता है। जैसे नवग्रह, तो नवग्रह में पूर्व पद क्या है, नव, नव मतलब 9, 9 नंबर आपका। ठीक है, तो ये आपका द्विगु हो गया। अठन्नी, अठन्नी में स्टार्टिंग में क्या है आपका पूर्व पद, अठ, अठ मतलब 8, 8 को दिखा रहा है। ठीक है, नहीं कोई संख्या दिखा रहा है। ऐसे ही दोपहर, कौन सा पहर, दो, तो दो आपका नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे ही त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्रय, त्रय मतलब 3। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो यहाँ पर जो है, जो पूर्व पद होते हैं वो कुछ ना कुछ संख्या दर्शाते हैं। ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। बहुत ही आसान है ये। इसके बाद है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं वियोजक चिन्ह लगते हैं। मतलब जब आप उसको तोड़ोगे तो आपका या तो और आएगा या फिर या, ये दो शब्द जहां पर आपको दिखते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। जैसे माता पिता, इनको अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, माता और पिता, यानी कि आपका और आ गया, और आ गया मतलब द्वंद्व समास। धर्माधर्म, इसको तोड़ते हैं तो धर्म या अधर्म, तो या यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या हुआ, द्वंद्व समास। ठीक है, सुरासुर, सुर या असुर, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी या आ गया। तो मतलब क्या है, जहां पर आपको और या फिर या, है ना, ये देखने को मिले, और अथवा या, इन दोनों में से कोई भी शब्द आ जाता है तो आपने क्या लगाना है, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान अप्रधान होते हैं, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, वो तीसरा पद क्या होता है, जो कि इस दोनों पद को मिला के जो समस्त पद बनता है उसका अर्थ, ठीक है, वो प्रधान होता है। जैसे जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं तब ज्यादा समझ आएगा। दशानन, दशा में क्या है, दशा, दशा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, दश और अनन। ठीक है, तो ना तो दश ज्यादा प्रधान है, ना ही अनन प्रधान है। क्यों, क्योंकि दश भी अकेला कुछ भी नहीं दिखा रहा, अनन भी कुछ अकेला स्पेशल मीनिंग नहीं दिखा रहा है। दोनों को जब मिलाएंगे तब जो है परफेक्ट मीनिंग निकलता है दशानन। अब दशानन तो बोलते हैं जिसके 10 सर होते हैं, लेकिन प्रधान ये इसका मीनिंग भी नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि ना तो दश प्रधान है, ना अनन प्रधान है, ना ही इसका जो अर्थ है वो प्रधान है। प्रधान इसमें क्या है, जो दशानन जो शब्द है जिसकी ओर संकेत कर रहा है, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, रावण की तरफ, यानी कि रावण प्रधान है यहाँ पर। इतना समझ आया? इस ऐसे समास को बहुव्रीहि कहते हैं। दोबारा बताती हूँ, ऐसे समास जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी प्रधान नहीं होता, यहाँ तक कि उनका जो मतलब है वो भी प्रधान नहीं होता, लेकिन जो मतलब जो उसका है यानी कि अर्थ जो है वो किसी की ओर संकेत करता है, तो जो सांकेतिक अर्थ है वो प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। पीताम्बर, पीताम्बर में पीत और अंबर, इन दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, और पीताम्बर किसकी तरफ संकेत कर रहा है, श्री कृष्ण की तरफ। ठीक है, पीला अंबर है जिसका, तो किसका है पीला अंबर, श्री कृष्ण का। ठीक है, तो श्री कृष्ण यहाँ पर प्रधान है, तो यानी कि ये भी क्या हुआ, आपका बहुव्रीहि समास हुआ। उम्मीद है इतना समझ आया होगा।
अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।